नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जो आपका सुबह पेपर है यानी कि 12 तारीख को पेपर है, उसमें जो 4-4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 4-4 नंबर के अलावा जो अंतर आपकी पूरी किताब के मैं अंतर ढूंढ के लाया हूँ पूरी किताब के, यानी कि जितने भी आपके किताब में अंतर हैं और इन अंतरों में से हमेशा कम से कम 4-5 अंतर आते हैं। तो ये अंतरों को अगर आप पढ़ के जाते हो, इनको याद करके जाते हो, तो आपको बढ़िया फायदा मिलेगा, है ना। आपके लगभग 4 अंतर कम से कम इन अंतरों में से फंस जाएंगे, तो इनको अच्छे से रट के जाना है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से, इनको आंसर सहित मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला अंतर है आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो इसका आंसर आंसर देखिए आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थ के आधार पर अंतर देखिए, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा सा लिखना है आपको, और इस तरीके से आप लिख कर आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। पहला है अर्थ के आधार पर, वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म लघु तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वह और समष्टि में क्या है, वह अर्थशास्त्र जिसमें बड़ी संपूर्ण व समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सूक्ष्म और इसमें बड़ी, ठीक है। दूसरा उद्देश्य, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना, और इसमें क्या है, समूह संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना उद्देश्य होता है। और क्षेत्र क्या होता है, व्यष्टि क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। समष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है ना। सामूहिकता की मात्रा, तो इसमें सामूहिकता की मात्रा सीमित होती है और इसमें सामूहिकता की मात्रा विस्तृत होती है। नंबर 5 विरोधाभास, व्यष्टि स्तर पर बचत करना लाभकारी होता है, समष्टि स्तर पर बचत करना अलाभकारी होता है। अब आप इन अन्य नामों से भी जान सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप कोई भी 4 नंबर इनमें से करते जाइए। दूसरा है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। इसका आंसर देखिए, सबसे पहला है आर्थिक क्रियाएं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं, अनार्थिक क्रियाएं सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। नंबर 2 है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र संकुचित होता है, अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र विस्तृत होता है। आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है, अनार्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया कहलाती है, शिक्षक का द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना अनार्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। इसका आंसर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, यानी कि एक केंद्र के हाथों में होता है। दूसरा, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं कलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुरूप अनुसार होता है, ठीक है। क्या होता है, अनुसार होता है। और नंबर 2 है इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है, और इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। और नंबर 3 है इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें उत्पादन लाभ को उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है और इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो सरकारी होता है वो जो प्राइवेट होता है। अगला क्वेश्चन है स्थापन और पूरक वस्तुओं में अंतर। तो इसको रिवीजन कर लीजिए। जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी वस्तु के अभाव में किया जाता है तो उसे स्थापन वस्तु कहते हैं, और जब हम किसी वस्तु का प्रयोग दूसरी वस्तु के अभाव में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। नंबर 2, जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी स्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और इसमें जब एक पूरक वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो दूसरी पूरक की मांग कम हो जाती है, ठीक है। स्थापन वस्तुओं के मूल्य एवं मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है और इनमें कैसा पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। उदाहरण इसका चाय कॉफी गुड़ चीनी, और इसका क्रिकेट बैट एवं बॉल पेन स्याही। अगला है व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। तो ये आपका व्यक्तिगत मांग और ये बाजार मांग, एक एक अंतर से हम पढ़ते जाएंगे। व्यक्तिगत मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा व्यक्ति द्वारा खरीदी गई मात्रा के संबंध को दर्शाता है। और बाजार मांग वह मांग है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करती है। नंबर 2, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग होती है, बाजार मांग बाजार में उपस्थित बहुत सारे व्यक्तियों की मांग होती है। व्यक्तिगत मांग मूल्य तथा एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा में फलनात्मक संबंध को दर्शाती है, बाजार मांग मूल्य तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मांगी गई मात्रा में फलनात्मक संबंधों को दर्शाती है। नंबर 4 हो जाएगा विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग होती है, और विभिन्न कीमतों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग को का जोड़ बाजार मांग है। नंबर 5 हो जाएगा एक व्यक्ति व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर सकता है, एक व्यक्ति कभी भी बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आप इसमें से जी 4
यहाँ से हेडिंग कर लीजिए जी, पहली मत कीजिए क्योंकि पहली बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सके तो कर लीजिए और नहीं हो रही है तो आप ये 2 3 4 5 ये वाली कर लीजिए, सरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। तो इसका आंसर आपके सामने, इसको पढ़ लीजिए आप। किसी देश में, ठीक है जी, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर, आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास सीरीज है तो आप उसमें से याद कर सकते हो। परीक्षा अध्ययन है मेरे पास, इसमें बढ़िया से दे रखा है, आप उसको याद करके जाना, मतलब कहने का मतलब ये इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है धातु मुद्रा और पद मुद्रा में अंतर। इसका आंसर आपके सामने, धातु मुद्रा मतलब जो सिक्के होते हैं, पत्र मुद्रा मतलब जो नोटों के द्वारा नोट होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। इनमें अंतर है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट अंतर है आपका रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। इसका आंसर देखिए आप, जी आपका आंसर दे रखा है, आप कोई चार याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना क्योंकि ये आएगा, 2019 में आया था, इस बार मोस्ट है, इस बार पूछा जाएगा इस पार्ट में से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है बैंक दर और रेपो रेट में अंतर। तो इसका आंसर देखिए, जे दे रखा है, चारों अंतर आप याद करके जाओगे। इंपॉर्टेंट है, इसको बैंक दर कहते हैं, इसको रेपो रेट कहते हैं, दोनों को पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां हैं जी, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। पहला अंतर, दूसरा, पहला अंतर है जी, और ये दूसरा है, और ये इधर आपका तीसरा और चौथा, इनको अच्छे से आप पढ़ के जाना। ठीक है, और अगला लास्ट आपका है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर। सॉरी, इसका जे है अभी 10, नेक्स्ट जे है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर। तो इसका आंसर भी जे मेरे पास है, देखिए मोस्ट है, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 23 में पूछा, तो इसको आप याद करके जाओगे अच्छे से। और लास्ट है आपका व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर। तो इसका आंसर आपके सामने है, जे है, पर सीरीज में दे रखा है, आप कोई भी चार अंतर याद कर लीजिए इनके। ठीक है, जे इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है जो मैं बताता हूँ, एक अंतर और पूछा जाता है आपसे, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, चार अंतर दे रखे हैं, आप आराम से बढ़िया से वीडियो को रोक रोक के याद कर सकते हो। ठीक है, जी आपके चारों अंतर दे रखे हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों पेपर है सुबह, और सुबह के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा उसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।